हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी 12th लेवल के साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे बिहार एसएससी के एग्जाम में साइंस से लगभग 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल्स के साथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। दोस्तों, हमारे बिहार एसएससी में साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल्स के साथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक एक ऑप्शन पे हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है और इंटरेस्टिंग वीडियो भी होने वाला है। तो दोस्तों, आप वीडियो को जरूर पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, हम अपने पहले क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है। दोस्तों, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां जो है हमारा समान है। दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा का दोस्तों इकाइयां समान है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, कार्य का एसआई मात्रक जो होता है हमारा, कार्य का एसआई मात्रक जो होता है हमारा क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। ठीक है दोस्तों, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक, और बात करते हैं ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो भी हमारा जूल ही होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो भी जूल ही होता है। ठीक, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा जो है ऊर्जा हमारा एक अदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, कौन सा राशि है, ऊर्जा जो है हमारा एक अदिश राशि है। अब बात करते हैं शक्ति। दोस्तों, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है हमारा वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ठीक, बल का एसआई मात्रक, बल यहाँ पे दिया है तो बल का एसआई मात्रक हो गया हमारा न्यूटन। क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक होता है हमारा न्यूटन। ठीक है, दाब यहाँ पे दिया गया है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक होता है दोस्तों पास्कल होता है, जो हमारा दाब का एसआई मात्रक होता है। ठीक, अब संवेग का बात करते हैं। यहाँ पे संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। दोस्तों, हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, ये बात भी याद रखिएगा। हमारा दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई जो होता है हमारा क्या होता है, दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई जो होता है हमारा पार्सेक होता है। दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई क्या होता है दोस्तों, पार्सेक होता है। ठीक है, और एक ये फैक्ट्स भी याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश वर्ष से हम क्या नाम मापते हैं, प्रकाश वर्ष से हम दूरी को मापते हैं। प्रकाश वर्ष से हम क्या मापते हैं, तो प्रकाश वर्ष से हम दूरी को मापते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग इनको रिकॉल करते रहिएगा और याद करते रहिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुंह का पीएच मान कितना होता है। तो मुंह का पीएच मान कितना होता है जिसमें दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा हमारा 5.5 से कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दांतों का टूटना तब शुरू होता है दोस्तों, जब दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब हमारा मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। ठीक है, दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। तो दांतों का इनेमल किससे बना होता है दोस्तों, दांतों का इनेमल जो होता है हमारा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना होता है, दांतों का इनेमल जो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो हमारा शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, वर्षा में दोस्तों, और वर्षा में जल का पीएच मान कितना होता है, वर्षा में जल का पीएच मान कितना, पीएच मान किसका, जल का। तो वर्षा में जल का पीएच मान 5.6 से कितना होता है, कम होता है। कितना होता है, 5.6 से कम होता है। वर्षा में जल का पीएच मान जो होता है हमारा 5.6 से कम होता है, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारे शरीर में 7 से 7.8 पीएच परास
के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर जो होता है, हमारा शरीर 7 से लेकर 7.8 pH के परास के बीच में हमारा शरीर काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं रक्त। यहाँ पे लिखता है रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। तो रक्त का पीएच जो होता है, हमारा रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 जो होता है हमारा रक्त का पीएच मान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो दोस्तों बादलों के गर्जन के दौरान गतिज ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो निम्न में कौन जो है हमारा द्विबीजपत्री पौधा है? तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों शकरकंद का बेल। शकरकंद का बेल जो होता है हमारा द्विबीजपत्री पौधा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं द्विबीजपत्री में कौन कौन से पौधे उसके वर्ग में आते हैं। तो दोस्तों द्विबीजपत्री पौधे में वे वर्ग आते हैं जिनके पौधों के बीच में दो बीजपत्र होते हैं, ठीक है। जिन पौधों के बीच में बीजों में 2 बीज पत्र होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल में देख लेते हैं, हमारा मूली जो हो गया, मूली हो गया हमारा, सलजम हो गया, कपास हो गया, मिर्च हो गया, सेब हो गया। ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री पौधे हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, जिस पौधे में केवल एक बीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक बीजपत्री बोलते हैं। जिस पौधे में केवल एक बीजपत्री होता है उसे हम एक बीजपत्री बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल में हो गया हमारा गेहूं में एक बीज होता है, मक्का, गन्ना, नारियल etc। ये हमारे कौन सा पौधे? हमारे ये एक बीज पत्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत एवं सड़े गले पदार्थ के पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है। तो मृत एवं सड़े गले पदार्थ के पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है, तो क्या है दोस्तों? आंसर हो जाएगा हमारा म्यूकर, ठीक है दोस्तों। म्यूकर के बाद बहुत सारे और जीव हैं जो हमारे सड़े गले पदार्थ के पोषण प्राप्त करने वाले उदाहरण होते हैं। तो हम उदाहरण में देख लेते हैं कुछ और। म्यूकर, एक तो म्यूकर हो गया, दूसरा बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा? दूसरा हमारा खमीर हो जाएगा दोस्तों, खमीर, ठीक है। और मशरूम, दूसरा होगा पेनिसिलियम इत्यादि। ये सब हमारे मृत जीवी के उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। और कुछ फैक्ट्स देखते हैं। सेप्रोफाइट्स जीवित जीव होते हैं। जो एक जीव होता है जो हमारा होता है सेप्रोफाइट्स, जो होता है जीवित जीव होता है, जो मृत और सड़े गले जीवों पर रहता है। तो मृत एवं सड़े गले जीवों पर रहता है कौन? तो सेप्रोफाइट्स, और यह उससे पोषण प्राप्त करता है। तो मृत एवं सड़े गले जीवों से पोषण प्राप्त कौन करता है? तो सेप्रोफाइट्स जो होता है हमारा प्राप्त करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधों को कुछ वांछित पोषण तत्वों में समृद्ध किया जाता है, क्या कहलाता है? तो हमारा बायोफर्टिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषण तत्वों के समृद्ध किया जाता है, बायोफर्टिफिकेशन कहलाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कोलेरा रोग किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों कोलेरा रोग जो होता है हमारा वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के द्वारा कोलेरा रोग होता है, ठीक। कुछ हम रोग के बारे में और कुछ उसके बैक्टीरिया के नाम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा हैजा होता है, हैजा। तो हैजा रोग जो होता है वो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? तो विब्रियो क्लोरी के किसके नाम से होता है? विब्रियो क्लोरी
नामक बैक्टीरिया से होता है। कौन सा? विब्रियो कॉलोरी बैक्टीरिया नामक से होता है। दूसरा होता है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड जो होता है हमारा, ये टाइफाइड जो हो गया हमारा साल्मोनेला टाइफी, किससे होता है हमारा? साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया नामक से होता है टाइफाइड। नेक्स्ट है फ्लेग। फ्लेग किससे होता है? कौन से बैक्टीरिया से होता है फ्लेग? तो फ्लेग दोस्तों हो जाता है हमारा पास्चुरेला पेस्टिस, किससे? पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से ये होता है। और देखते हैं निमोनिया। निमोनिया किस बैक्टीरिया से होता है? तो ये बैक्टीरिया का नाम होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा रोग हो गया, ये हमारा हो गया बैक्टीरिया का नाम। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो निम्न में से कौन जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो आंसर हो जाएगा हमारा एनोड रे। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। एनोड रे जो है हमारा वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसका किरण का पता 1846 में गोल्डस्टीन ने लगाया था। जो इसका पता किसने लगाया था? तो 1886 में गोल्डस्टीन ने लगाया था। इसका पता जो था हमारा 1886 में कौन सा लगाया था? गोल्डस्टीन ने दोस्तों लगाया था। ठीक है, ये किरणें जो होती है हमारे धनावेशित होती है। ये एनोड रे किरणें कैसी होती है? तो ये किरणें जो हमारे होती हैं ये धनावेशित होती है, जो हमारी प्रतिदीप्त तथा स्फुटफुर्ती उत्पन्न करती है। ठीक है, ये विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपण हो जाती है। ठीक, ये जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। यह किरण जो होती है हमारे यहाँ, किरण का वेग कैथोड किरण की तुलना में सबसे कम होती है। जो ये हमारा एनोड रे किरण होती है वो हमारा कैथोड किरण की तुलना में सबसे कम होती है। कैथोड किरण की तुलना में क्या होती है? कम होती है। इसकी गतिज ऊर्जा कैथोड किरण से अधिक होती है, और इसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो कैथोड किरण से हमारा क्या होती है? अधिक होती है। कौन सा? इसका गतिज ऊर्जा जो होता है वो कैथोड किरण से अधिक होता है। दोस्तों एक्स किरणें को किसने खोजा था? तो एक्स किरणों के रोनटजन किसने खोजा था? रोनटजन ने खोजा था। कब खोजा था? तो 1885 ईस्वी में इसको खोजा था। वैज्ञानिक का नाम है रोनटजन। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं और दो चार और औरक्त किरणें। इसका वैज्ञानिक किसने खोजा था? इसका खोजा था विलियम हर्शेल। किसने? विलियम हर्शेल, या वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। नेक्स्ट है हम सूक्ष्म तरंग। सूक्ष्म तरंग को कौन सा वैज्ञानिक खोजा था? तो वो वैज्ञानिक हो जाएगा हर्टज। कौन सा? हर्टज इसका खोज करता है। कब खोजा था? तो 1888 ईस्वी में खोजा था। और ये हर्शेल कब खोजा था? इसका 1800 ईस्वी में खोजा था। कब? 1800 ईस्वी में इसको खोया था। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट की पाचन का प्रमुख अंत उत्पादक होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज जो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पादक होता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो ग्लूकोज का सूत्र हमारा होता है C6H12O6 होता है। ठीक है, यह मोनोसैकेराइड है। यह दोस्तों क्या है? मोनोसैकेराइड। यह हमारा एक मोनोसैकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन के द्वारा होता है। यह अग्नाशय में स्रावित होता है। ठीक है, लिपिड्स, तो प्राकृतिक मूल की वसा को हम लिपिड कहा जाता है। तो प्राकृतिक मूल भाषा को हम क्या बोलते हैं? लिपिड कहा जाता है। सेलुलोज
दोस्तों डाइसैकेराइड के बारे में बात करते हैं। डाइसैकेराइड, दोस्तों डाइसैकेराइड के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है, तो माल्टोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज आता है। डाइसैकेराइड के अंतर्गत हमारा क्या आता है, माल्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज क्या आता है, लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है ये हमारा डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड, अब एक है हमारा क्या होता है, पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत क्या आता है, स्टार्च, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, नेक्स्ट हो गया सेलुलोज, सेलुलोज, काइटिन, काइटिन, ये सब जो हमारा हो गया पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है। ये जो हो गया हमारा माल्टोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज, ये हमारा डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 जो होता है, ये जो हमारा मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीवाणु प्रकाश का उपयोग कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है। जो जीवाणु होते हैं हमारे प्रकाश का ऊर्जा का उपयोग करके उत्पन्न करते हैं उन्हें हम फोटो ऑटोट्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। किसका नाम से, फोटो ऑटोट्रॉप्स के नाम से दोस्तों जाना जाता है, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉप्स जीवाणु का खोज जो हमारा 1683 ईस्वी में किसने किया था। जीवाणु का खोज जो है हमारा, जीवाणु की खोज जो है हमारा 1683 ईस्वी में किसने किया था, ल्यूवन हॉक ने किया था। क्यों किया था, ल्यूवेन हॉक, जीवाणु का खोज 1683 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने किया था, ठीक है। जिसको हम ल्यूवेन हॉक को हम जीवाणु का पिता बोलते हैं। किसकी, जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है, किसको, ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है, ठीक। और जीवाणु को एहरेनबर्ग ने कौन, कैसा नाम है, एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में, कब, तो एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में जीवाणु का नाम दिया था। कौन दिया था, जीवाणु का नाम, जीवाणु एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में नाम दिया था, ठीक है। जीवाणु के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, तो दोस्तों जीवाणु का अध्ययन हम बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जीवाणु का अध्ययन जो होता है दोस्तों, अध्ययन जो होता है हम किस में करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी में इसका अध्ययन कहलाता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों कुछ और रोग और जीवाणु के बारे में बात करते हैं। रॉबर्ट कोच, एक हमारा वैज्ञानिक कौन है, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच। दोस्तों राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। दोस्तों रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा कौन सा, कॉलरा तथा तपेदिक जीवाणु की खोज किया था। तपेदिक जीवाणु की क्या किया था दोस्तों, खोज किया था। ये सब हमारे दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग से देख पाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से पशु जो होते हैं श्वेत मतलब उजला श्याम रंग में देख पाते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा चमगादड़, उल्लू और कांटा चूहा। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब कुछ निशाचर पशु होते हैं, जो निशाचर पशु होते हैं हमारा केवल श्वेत श्याम रंग में ही देख पाते हैं। ये सब हमारे निशाचर पशु हैं, जो हमारे ये पक्षी हैं ये तो, ठीक है। तो दोस्तों पक्षी है जो चमगादड़, उल्लू और जो निशाचर मतलब रात में देख सकते हैं। दोस्तों समुद्री स्तनधारी जो है अधिकांशतः वे श्वेत श्याम रंग में देखते हैं। समुद्री जो हमारे स्तनधारी होते हैं वो भी श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं। उल्लू जो होता है हमारा, ये उल्लू जो होता है ये रात को केवल
देख पाता है और ये रात को केवल देख पाता है। उल्लू का सिर आँख जो होता है, उल्लू का आँख कहाँ पे होता है, तो उल्लू का आँख जो होता है उसके सिर के ऊपर, सिर के सामने होता है। उल्लू का आँख जो होता है वो सिर के सामने होता है। जिस दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों कोशिका का खोज किसने किया था? दोस्तों कोशिका का खोज जो है हमारा 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कौन सा किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था कोशिका खोज 1665 ईस्वी में। रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक ने किया था। जो यह कोशिका जो हमारा सबसे छोटा कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जो हो गया हमारा सबसे छोटा कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। यह छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा ग्लैसेप्टिकमा की बनी होती है। जो एक छोटी कोशिका जो होती है हमारी माइक्रोप्लाज्मा ग्लैसीपेटिकमा की बनी होती है। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है दोस्तों हमारा शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी दोस्तों बड़ी कोशिका जो होती है हमारा शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका जो होती है हमारी तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? लंबी कोशिका जो होती है हमारे तंत्रिका तंत्र की होती है। ठीक है। कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है हमारा स्लाइडेन तथा स्वान ने। कब? स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका का प्रतिपादन किया था। कब? तो 1838 से लेकर 1839 ईस्वी तक इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों। हम फियोलॉजी के अंतर्गत हम प्राणी से संबंधित प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें हम फियोलॉजी के अंतर्गत हम प्राणियों से संबंधित प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। सेरोलॉजी में हम किसको अध्ययन करते हैं? तो सेरोलॉजी में हम छिपकलियों का अध्ययन करते हैं। किसका? छिपकलियों का अध्ययन हम किस में करते हैं दोस्तों? तो सेरोलॉजी में करते हैं। अब कुछ और देख लेते हैं हम। एक कहते हैं एंथोलॉजी। तो एंथोलॉजी में दोस्तों हम किसका अध्ययन करते हैं? तो एंथोलॉजी में हम फूलों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। एंथोलॉजी में हम फूलों का अध्ययन करते हैं। गायनोकोलॉजी किसमें हम, एक और होता है गायनोकोलॉजी। ठीक है दोस्तों। गायनोकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो गायनोकोलॉजी में हम मादा प्रजनन अंगों का अध्ययन करते हैं। किसका? मादा प्रजनन अंगों का हम अध्ययन करते हैं। किसमें? गायनोकोलॉजी में हम मादा प्रजनन का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था माना जाता है? तो दोस्तों पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसन सेट को माना जाता है। ठीक है दोस्तों। पदार्थ की पांचवी अवस्था का गणना हमारा भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस ने किया था। इनका नाम था क्या? सत्येंद्र बोस ने किया था। कब किया था दोस्तों? 1920 में किया था। कब? 1920 में हमारे भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था की गणना किया था। ठीक है। नेक्स्ट कुछ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम से किस प्रकार समानुपाती होता है? तो ये जो होता है हमारा वर्ग के प्रकार से समानुपाती होता है। दोस्तों ध्वनि स्रोत की तीव्रता जो होती है हमारे निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यह जो होता है स्रोत दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो होता है हमारा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ध्वनि की दोस्तों प्रबलता, ध्वनि की दोस्तों प्रबलता जो होता है हमारा, या दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्रमानुपाती होता है, जिसको हम ऋण कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, दूसरा हो गया दोस्तों, यह आयाम के वर्ग का समानुपाती होता है। और यह जो होता है हमारे, यह आयाम के वर्ग के कैसा होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। ठीक है, इसको हम ऋण कर सकते हैं ऐसे, ऐसे लिखेंगे इसको। यह घनत्व का समानुपाती होता है। और यह जो होता है हमारे, यह जो होता है घनत्व का कैसे होता है, घनत्व, ये हमारा घनत्व के समानुपाती होता है, घनत्व का भी समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है, एस्कॉर्बिक एसिड का पूरा नाम होता है दोस्तों विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, जिसको हम किस में पाया जाता है दोस्तों, ये अमरूद में पाया जाता है दोस्तों। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन सी के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं दोस्तों। विटामिन सी के प्राकृतिक स्रोत कुछ देख लेते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत हो गया दोस्तों आंवला, अमरूद, आंवला हो गया, अमरूद हो गया, पपीता, कीवी, नींबू, पपीता हो गया, कीवी हो गया हमारा, नींबू हो गया, etc दोस्तों बहुत सारे हैं। विटामिन सी में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स का गुण होता है। विटामिन सी में क्या होता है, तो विटामिन सी में हमारा एंटीऑक्सीडेंट का गुण होता है, जिससे हमारे शरीर में विषाक्त और हानिकारक पदार्थ को यह नष्ट कर देता है। ठीक है, तो विटामिन सी में क्या होता है दोस्तों, विटामिन सी में हमारा कौन सा होता है, ऑक्सीडेंट गुण होता है, एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है पानी में अघुलनशील है, तो आंसर हो जाएगा हमारा चॉक पाउडर जो होगा दोस्तों, हमारा पानी में अघुलनशील पदार्थ है। चॉक पाउडर का दोस्तों रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो चॉक पाउडर का रासायनिक सूत्र हमारा होता है CaCO3। चॉक पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 दोस्तों। किण्वन लाइम, क्यूवक लाइम का दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है हमारा CaO होता है। नमक का दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है NaCl जो होता है हमारा नमक का रासायनिक सूत्र होता है। ये जो हमारा नमक जो होता है हमारा जल में घुलनशील पदार्थ होता है। कैसा होता है, घुलनशील, ये हमारा जल में घुलनशील पदार्थ होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों, चीनी का रासायनिक सूत्र हमारा होता है दोस्तों C12H22O11 होता है। कितना होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11 होता है हमारा चीनी का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है। तो पुनर्जनन की शक्ति दोस्तों हमारा यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यकृत जो होता है दोस्तों हमारा मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से होता है दोस्तों, यकृत होता है। यकृत के चारों ओर दोस्तों पोटेशियम नामक झिल्ली का अवतरण पाया जाता है। यकृत के चारों ओर कौन सा झिल्ली का पाया जाता है दोस्तों, तो पोटेशियम नामक झिल्ली, पोटेशियम नामक झिल्ली का आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेक बोन हड्डी तोड़ बीमारी में वाहक का नाम है। ब्रेक बोन या हड्डी तोड़ बीमारी
में वाहक का क्या नाम है दोस्तों? तो एडिज मच्छर जो होता है हमारा ब्रेकबोन बीमारी का वाहक होता है। ठीक है दोस्तों, एडिज मच्छर के काटने से हमारा डेंगू होता है। एडिज मच्छर के काटने से हमारा क्या होता है? एडिज मच्छर काटने से हमारा डेंगू हो जाता है। मलेरिया जो होता है हमारा, मलेरिया दोस्तों, मलेरिया हमारा मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। कौन सा? मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज, एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा मच्छर? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है दोस्तों, डेंगू की जांच के लिए हम दोस्तों डेंगू की जांच के लिए हम NS1 एंटीजन रैपिड टेस्ट किया जाता है। तो डेंगू के जांच के लिए क्या किया जाता है? NS1 एंटीजन रैपिड टेस्ट, एंटीजन रैपिड टेस्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक जो है हमारे बालों, तत्वों और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों मेलेनिन। मेलेनिन हो गया जो हमारा सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उस प्रकार के शोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों के विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा मृतजीवी पोषण जो होते हैं हमारे विलयन, विघटनशील पदार्थों में विलयन करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।